वेलकम बैक डॉक्टर्स। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा। हमने याद किए 25 मेडिसिन के प्रूवर, थर्मल्स ऑफ 50 मेडिसिन एंड डायथेसिस ऑफ 50 मेडिसिन, ठीक, विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। अब बारी है सेकंड पार्ट की, जो कि थोड़ा सा बोरियत वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कौन ये जो 50 मेडिसिन हैं इनमें से कौन सी मेडिसिन का कौन सा पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी मेडिसिन डीपी में पूछी जाती है। इसकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप तैयारी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकें। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें हम देखेंगे कि अगर आपसे कोई डीपी पूछी जाती है तो आपको उसको कैसे लिखना है, ठीक, या फिर कोई पर्टिकुलर पूछा जाता है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। एकोनाइट नेपेलस सबसे पहली मेडिसिन सेकंड ईयर के सिलेबस की, जिसका माइंड और फीवर पूछा जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें एथुजा का हमें माइंड और बेबी पूछा जाता है। एलियम सीपा का कोराइजा पूछा जाता है एंड एलोय सोकोट्रायन का जीआईटी और पाइल्स पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद में एंटियम क्रूड का माइंड, बेबी, स्किन, एंटियम टार्ट का रेस्पायरेटरी, एपिस मेलिफिका का ड्रॉपसी पूछी जाती है हमसे, और अर्जेंटम नाइट्रिकम की डीपी पूछी जाती है। अन्य का मोन्टाना माइंड और इंजरी पूछा जाता है। टाइफॉइड फीवर भी पूछा जाता है उसका। साथ ही साथ आर्सेनिक की बात करेंगे तो आर्सेनिक की भी डीपी पूछी जाती है। इनको डीपी के हिसाब से याद करें। एरम ट्रिफाइलम का हमें माइंड पूछा जाता है, और बेलिस्पेरिनिस का जॉइंट, बैप्टीशिया का टाइफाइड फीवर, ब्रायनिया डीपी, कैलकेरिया डीपी एंड कैलकेरिया फ्लोर का माइंड एंड ग्लैंड पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद में कैलकेरिया फॉस का माइंड, बेबी और बोन पूछा जाता है। कैलकेरिया सेल्फ स्किन, कैलेंडोला इंजरी, कैमोमिला माइंड और बेबी, सीना का भी बेबी पूछा जाता है। सिंकोना कॉल्चिकम की डीपी, कोलोसिंथिस का सियाटिका और कोलिक, ड्रोसेरा का रेस्पायरेटरी, डल्कामारा का स्किन फीवर, यूफ्रेशिया की आई पूछी जाती है, सभी लोग जानते होंगे। फेरम फॉस फीवर एंड जैसीमियम की डीपी पूछी जाती है। ठीक, हाइपरसल्फ स्किन और रेस्पायरेटरी, हाइपरिकम इंजरी। एपिकॉक की बात करें तो रेस्पायरेटरी और वॉमिटिंग। कैलीम्यूरिटिका रेस्पायरेटरी, कैलीफॉस नर्वस सिस्टम पूछा जाता है। कैलीसल्फ की बात करेंगे तो कैलीसल्फ में ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक, जो पूछा जाता हो, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी नहीं है ये। लेडम पाल की बात करेंगे, इंजरी, स्किन गाउट, लाइकोपोडियम की डीपी, मैगफॉस की पेन, नेट्रम म्यूरिटिका डीपी, नेट्रम फॉस रूमेटिज्म। नेट्रम सल्फ की बात करेंगे, रेस्पायरेटरी हेड और इंजरी। नक्सवोमिका की बात करेंगे, नक्सवोमिका, पल्सेटिला, रस्टॉक्स, तीनों की डीपी पूछी जाती है। रूटा का जॉइंट पेन पूछा जाता है। साइलिशिया डीपी, स्पॉन्जिया रेस्पायरेटरी। सल्फर की बात करेंगे, सब जानते हैं, डीपी पूछी जाती है। इसकी सिम्फाइटम का बोन जॉइंट फ्रैक्चर, एंथुजा की डीपी पूछी जाती है। तो ये कुछ एक लिस्ट थी जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम तैयारी करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और आगे हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपसे कोई ड्रग पिक्चर पूछी जाती है किसी भी मेडिसिन की, तो उसको आप इजीली कैसे लिख पाएंगे और उसको 4 से 5 पेज तक कैसे पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मेट मैं आपको देने जा रहा हूं ड्रग पिक्चर का, कुछ पर्टिकुलर्स का, जो आपको हेल्प करेंगे डीपी लिखने में और ड्रग और पर्टिकुलर लिखने में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या क्या लिखना होता है ड्रग पिक्चर में। शुरुआत में उस मेडिसिन का नाम लिखेंगे आप, कॉमन नेम लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे, प्रूवल लिखेंगे। ठीक, और ये सारी चीजें आपको स्टोरी में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बिना इसके कोई भी स्टोरी आपको नहीं दी जाएगी। तो ये तीनों चीजें आपके लिए हो गई। ठीक, आगे अगला जो पॉइंट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन लाइन लिखी हुई हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है उस मेडिसिन के बारे में, तो ये लाइनें अगर आप लिख दोगे तो कोई भी एग्जामिनर उसको गलत प्रूफ नहीं कर सकता। क्या लिखोगे आप लिखोगे, देयर इज सेवरल रेमेडीज डिराइव्ड, प्रूव्ड एंड एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम डैश फैमिली। डैश मतलब जो भी जिस फैमिली को वो बिलोंग करती है मेडिसिन, उसका नाम लिखोगे। ठीक है, वो यहां से मिल जाएगा आपको। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ विच इज डैश, मतलब मेडिसिन का नाम लिखोगे। यहां पर आप मेडिसिन का नाम लिख दिया। द हिडन पावर ऑफ दिस रेमेडी इज अननोन अंटिल डैश हैज अरोज इट क्यूरेटिव पावर बाई पोटेंटाइजेशन। ठीक, मतलब यहां पर आप प्रूवर का नाम लिख दोगे।
कहने का मतलब क्या है, अभी तक उस फैमिली की, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी फैमिली है, रूटियसी फैमिली है, तो रूटियसी फैमिली की बहुत सारी रेमेडीज ड्राइव की गई, प्रूव की गई, ठीक है। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो भी पूछी गई है, डैश यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है। और उसकी हिडन पावर को, हिडन पावर जो थी, छिपी हुई थी, अननोन थी, जब तक कि किसने, मान लो डॉक्टर हैनीमन ने उसको अरोज नहीं किया, उसको निकाला नहीं विद दी हेल्प ऑफ पोटेंटाइजेशन, ठीक है। अगर आपने ये लाइन याद कर ली तो आप किसी की भी डीपी पूछी जाए आपको इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद फिर लिख दो नोन मैटर, जो आपको पता है वो वहां पर नीचे लिख दो, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इतना ही छोड़ के, इतना ही करके और आगे बढ़ो। अगला जो पॉइंट लिखना रहेगा आपको वो लिखना रहेगा क्लिनिकल। अब क्लिनिकल क्या होता है, क्लिनिक का मतलब है कि जब ये मेडिसिन जो है क्लिनिक पर किस काम आती है। तो एक चीज मैं आपको ध्यान से बताना चाहता हूं और ध्यान से सुनना, कि आपसे जो ड्रग पिक्चर पूछी जाएगी 10 नंबर में, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 5 नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है, तो वहां तो आपको क्लिनिकल लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। आपको जरूरत कहां पड़ेगी, ड्रग पिक्चर जहां पे लिखना होगा। और ड्रग पिक्चर किसकी पूछी जाएगी, मैक्सिमम पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज की। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का मतलब ऐसा होता है बड़ी बड़ी रेमेडीज जो बॉडी के मैक्सिमम पार्ट पर अच्छा काम करती हैं, सीधी सी बात, ठीक है। तो जब क्लिनिकल आपको लिखना रहेगा तो आप क्या करो, ऊपर से उठाओ और नीचे तक मेन जो बीमारियां हैं उनके नाम लिख दो जो क्लिनिक पर पेशेंट लेकर आएगा। जैसे सिर में अगर आओगे तो हेडेक, वर्टाइगो, ठीक। थोड़ा नीचे आओगे कफ चेस्ट अफेक्शन, हार्ट अफेक्शंस, नीचे डायरिया, डिसेंट्री, फीमेल में आओगे एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेंसिस, ठीक है। स्किन अफेक्शंस और यूरिनरी अफेक्शंस, इसमें आप चाहो तो जो बड़ा के लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि आपसे पूछे जाने वाली मेडिसिन पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, तो ये लगभग हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करती है, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर इसको गलत प्रूफ नहीं कर सकता, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस। स्पीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस लगभग सेम रहता है। क्यों? स्पीयर ऑफ एक्शन का मतलब है कि ये जो दवाई है ये कौन सी पार्ट पर या कौन से स्पेयर पर बॉडी के अच्छा काम करती है। जैसे कि ब्लड पर अच्छा काम करती है, या फिर जॉइंट्स पर अच्छा काम करती है, नर्वस सिस्टम पर अच्छा काम करती है, ठीक है। वो आपको स्पीयर ऑफ एक्शन में लिखना रहेगा। ये आपको कहां से मिल जाएगा, ये जब आप गाइडिंग सिम्टम्स को याद कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेडिसिन कौन से स्पेयर पर अच्छा काम करती है। या फिर जो ऊपर लिस्ट जो देके रखी थी जिसमें इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर देके रखे थे, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्पेयर पे अच्छा काम करती है, ठीक है। रस्टॉक्स है, जॉइंट पे अच्छा काम करती है, आप जानते हैं। एपिकॉक वॉमिटिंग की है, ठीक है। और बहुत सारी जो मेडिसिन हैं उनके आपको लगभग पता होते हैं। तो स्पेयर ऑफ एक्शंस में आपको वही लिखना है। और पैथोजेनेसिस क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। मतलब जब इस मेडिसिन को क्रूड फॉर्म में दिया गया तो इसने पेशेंट के अंदर क्या, नॉर्मल एक हेल्थी इंसान के अंदर क्या डिजीज फॉर्म पैदा की, क्या बीमारियां पैदा की। तो सीधी सी बात है, जिस पर ये काम कर रही है वही चीजें ये पैथोजेनेसिस में पैदा कर रही होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीयर ऑफ एक्शन को थोड़ा सा घुमाकर आप पैथोजेनेसिस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको गाइडिंग सिम्टम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। 2-3 लाइन में लिख दीजिएगा इन पॉइंट में अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पर आ जाइएगा, ठीक। क्योंकि ऑलरेडी उसके अलावा आपके पास काफी सारा मैटर होगा अपने डीपी को 5 नंबर में पहुंचाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या क्या लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिखोगे उसका फिजिकल मेकअप, थर्मल्स लिखोगे, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, टेम्परामेंट लिखोगे, डायथेसिस लिखोगे और मियाज्म लिखोगे, ठीक। तो अच्छी बात ये रहेगी कि हर एक स्टोरी के अंदर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ये सारी चीजें उस स्टोरी के अंदर इंक्लूड होंगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। और डायथेसिस की बात करें, मियाज्म की बात करें, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड की बात करें, तो थोड़े बहुत तो हमने चीजें ऊपर कवर कर ही ली हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली इनमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। चलो अगला आता है। इसके बाद आप क्या लिखते हो डीपी में, अगला पॉइंट आप डालते हो गाइडिंग सिम्टम्स, और उसमें 8 से 10 सिम्टम आपको लिखने हैं। फिर जितने भी आपको याद हैं वो सारे सिम्टम वहां पर लिख देना, ठीक है। ये लिख दिया आपने। मेरे ख्याल से इतना अगर पॉइंट आप लिख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है 2 से 2.5 पेज आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। 2 से 2.5 पेज आपका पहुंच चुका होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, माइंड लिखोगे, ठीक।
माइंड के 2-3 सिम्टम अपने को गाइडिंग सिम्टम में लिखे हुए होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहीं से वो सिम्टम्स को उठाना है, और अगर थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो दोबारा लिख ही देना। मॉडलिटीज आपको स्टोरीज में मिल जाएंगी, एग्रावेशन एम्लोरेशन आ ही जाता है तो वहां से ये उठा के लिख देना। ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम वो भी लिख देना। ठीक, ये आपने लिखने के बाद आप शुरू करना पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब इतना आपने लिखा, ये सारा आपको जो अभी तक का मैटर है वो स्टोरीज में मिलेगा। ठीक है, गाइडिंग सिम्टम से लेके एलिमेंट तक ये पूरा आपको स्टोरी में मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा स्टोरी में मिलेगा, उसके प्रूवर, फैमिली, कॉमन नेम, ये सब आपको स्टोरी में मिल जाएगा। ठीक है, अब बस आपके अंदर थोड़ी सी कला होनी चाहिए कि उसको एक्सटेंड करके अपने को लिखना कैसे है। जब हम पर्टिकुलर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ तो नीचे जो मैटर शुरू हो रहा है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको गाइडिंग सिम्टम्स याद हैं 10-12 उसके, तो आपको क्या करना है, पहले ये सोचना है कि मेरे गाइडिंग सिम्टम्स में कौन कौन से सिस्टम कवर हो रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि उसके अंदर आपका एक हेड का सिम्टम कवर हो गया है, जीआईटी के हो गए हैं, यूरिनरी एक हो गया है, ठीक है, एक स्किन का हो गया है। तो आपको क्या करना है कि जब आप पर्टिकुलर हेडिंग डालेंगे उसके बाद में आपको वही हेडिंग्स में डालना शुरू करना है। हेड लिखना है। हेड में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले जो गाइडिंग सिम्टम में आपने जो 2 गाइडिंग सिम्टम लिखे थे उनको उठा के सबसे पहले लिखोगे पर्टिकुलर के अंदर, देन नीचे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट बत्तीबाजी करोगे, मतलब उस बीमारी से रिलेटेड दूसरे सिम्टम लिख दोगे जो कि उस बीमारी में होते हैं। ठीक है, तो वो आप लिख दोगे। ऐसे ही करके फिर सेकंड वाला जो पर्टिकुलर है, ठीक है, आपने जीआईटी लिखा तो जीआईटी लिखोगे, गाइडिंग सिम्टम्स में से 2 जीआईटी के जो आपने सिम्टम देखे हैं वो उठा के उस जीआईटी में डालोगे। सबसे पहले ऊपर टॉप में बोल्ड करके लिख देना, एग्जामिनर की नजर सीधी उसी पर जाए, और नीचे जीआईटी से रिलेटेड कुछ जो कॉमन वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो लिख देना। ये कॉमन वाले मैं आपको नीचे बताऊंगा कि आपको कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो ऊपर गाइडिंग सिम्टम में से उठाओ और नीचे थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट मन से बना के लिख दो। ऐसे करके पर्टिकुलर्स को आपको, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जो आपने गाइडिंग सिम्टम लिखे थे अब आप उनको हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करके लिख रहे हो सिंपली, और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहां से ऐसे करते करते आपकी क्या होगा कि लास्ट तक जाते जाते आपकी डीपी पूरी तैयार हो जाएगी। 4 से 5 पेज में आप उसी चीज को पहुंचा दोगे। ठीक है, चलो, पर्टिकुलर जब भी आप लिखोगे तो कोशिश ये करना है, अगर आपका दिमाग अच्छे से चल पा रहा है, एग्जाम में बंद नहीं होता है, ठीक, तो कॉजेशन में सेंसेशन, सिम्टम्स, मॉडलिटीज और कंकमिटेंट में हर एक पर्टिकुलर को डिवाइड करना है। ठीक है, कि उसका बीमारी का कारण क्या है, कैसा महसूस कर रहा है, उस दौरान क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, किस चीज से उसका बढ़ना हो रहा है, किस चीज से कम होना हो रहा है, और उसके 3-4 गाइडिंग सिम्टम्स या फिर कंकमिटेंट सिम्टम्स। ठीक है, इसमें आप कंकमिटेंट में 3-4 गाइडिंग लिख दो, माइंड के सिम्टम लिख दो, ऑब्वियसली क्योंकि उस मेडिसिन की कोई भी बीमारी होगी, क्योंकि वो उस मेडिसिन से ही बिलोंग करता है पेशेंट, तो उसके जो माइंड के सिम्टम्स होंगे वो तो हर एक बीमारी में सेम ही आएंगे, तो इसलिए आप 3 से 4 माइंड के सिम्टम लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बताने जा रहा हूं कि अगर माइंड से रिलेटेड कुछ भी, मतलब आपको माइंड का पर्टिकुलर लिखना है, किसी का सिर्फ माइंड पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, जिनको आपको एक बार गो थ्रू करके जरूर जाना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं। क्योंकि याद रखना एवरीवन, पास होना एक कला है। ठीक है, तो आपकी नॉलेज में और आपका रिप्रेजेंटेशन में काफी अंतर होता है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो वो नॉलेज किसी मतलब की नहीं है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको मार्क्स उसी के मिलेंगे। ठीक, तो आपको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं। तो जैसे माइंड पूछा गया है, तो सेम माइंड में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सिंपली, तो आप उसका कॉजिशन क्या लिख सकते हो, भाई टेंशन है, टेंशन से तो कोई भी बीमारी हो सकती है माइंड की। ठीक है, लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग, फियर, बैड न्यूज, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। ठीक, सिम्टम में क्या आएगा माइंड में जब भी कोई परेशानी होगी, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ स्लीप, टेंशन, मेमोरी वीकनेस, कंफ्यूजन, नर्वसनेस, डिलीरियम, डिल्यूजन होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मॉडलिटीज, एग्रावेशन, टेंशन लोगे तो और बढ़ जाएगी दिमाग की दिक्कतें। ठीक है, एम्लोरेशन, स्लीप और रेस्ट। याद रखना हर एक मेडिसिन में लगभग कुछ को छोड़ देंगे, तो एम्लोरेशन में आप रेस्ट लिख सकते हो, रेस्ट करने से लगभग मैक्सिमम लोगों को अच्छा ही लगता है। हेडेक की बात करेंगे, हेडेक भी कब होगा, जब आप टेंशन लेंगे,
माइंड का एग्जर्शन करेंगे, नाइट वॉचिंग, ओवर थिंकिंग, हीट, कंटिन्यूस स्ट्रेस, ठीक, तो इनसे क्या होगा कि माइंड का जो दर्द रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं आप आगे। लोकेशन की बात करेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो 2-3 लोकेशन लिख देना, फ्रंटल लिख दो, सेमी लेटरल, समटाइम कंप्लीट हेड, ठीक है, कवर कर लेगा। एग्जामिनर से बोल दो आप देख लो भैया, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। ओवर द आइस। सेंसेशन की बात करेंगे, हैवीनेस, कंजेस्टेड फीलिंग, थ्रॉबिंग, बस्टिंग, ठीक, इनमें से जो भी आपको याद आ जाए वो लिख देना, खाली मत छोड़ के आना, सिंपली ये होता है कॉपी खाली नहीं रहनी चाहिए। मॉडलिटीज की बात करेंगे, एग्रावेशन, एम्लोरेशन, ठीक, एग्रावेशन वॉचिंग से बढ़ेगा, ब्राइट लाइट, लाउड नॉइस, एम्लोरेशन रेस्ट से हर एक में होगा, ओपन एयर, टाइट बैंडेजेस, कनकमिटेंट में 3-4 गार्डिंग सिम्टम लिख देना। आई की बात करते हैं, मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैं सिर्फ एक बार बोलना ही है मुझे, क्योंकि ये आपको ही करना है, ठीक है, इसको आपको समय देना पड़ेगा। 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ भी बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको, बाकी तो आपकी कला है। कॉजिशन की बात करेंगे, आंख में कोई भी दिक्कत हो रही है तो डस्ट चला गया, स्मोक, फ्यूम चले गए, ब्राइट लाइट, सन हीट, टीवी वॉचिंग, मतलब ये वो सारी चीजें हैं जो आप मन से लिख सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो लिख दोगे। सजेशन में सैंडी, बर्निंग, ग्रीटी, सिम्टम की बात करेंगे तो आंख में इचिंग हो रही है, सोरनेस, लैक्राइमिशन, ठीक है, और ये चीजें वो हैं जो आपको मेन सिम्टम लिखने के बाद एक्सटेंड करनी है, ये चीज याद रखना, ठीक है, कि अगर आपको उसका मेन सिम्टम 2-3 याद हैं वो लिखो सबसे ऊपर, उसके बाद में फिर ये अगर आपका मैटर बहुत कम रह रहा है तो ये एक्स्ट्रा चीजें आप उसमें ऐड करोगे। मॉडलिटीज की बात करेंगे, एग्रावेशन, विजन, टीबी, है ना, सिलाई, ठीक है, ब्राइट लाइट, एम्लोरेशन, रेस्ट बाय क्लोजिंग द आईज, आंखें बंद करेंगे, आंखों में कोई भी दिक्कत है तो उसको पेशेंट को आंख बंद करके अच्छा लगेगा, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन, गाइडिंग सिम्टम लिख दोगे 3 से 4, देखो कनकमिटेंट ही आपका आधा पेज कवर कर लेगा अगर आप 5 नंबर में लिख रहे हो तो, ठीक है, 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा जाए तो कनकमिटेंट 3 से 4 लाइन का लिखना, आधा पेज तो आपका यही कवर कर लेगा। जीआई ट्रैक्ट की बात करते हैं, माउथ की बात करें, ठीक, माउथ में सोरनेस रहेगी, है ना, टेस्ट जो है परवर्टेड हो जाता है, बिटर लगता है, लेमनेस, अल्सरेटेड, रेडनेस है विद रेसिस, ऑफेंसिव ब्रेथ। टूथ की बात करेंगे तो टूथ में जनरली क्या होता है, दर्द होता है, और दांत का दर्द हमेशा या मैक्सिमम टाइम रेडिएट करता है कान की तरफ, ठीक है, और गम से कभी डिस्चार्ज देखने को मिल जाता है। टंग कोटेड मिलेगी, सिर्फ इतना ही लिख देना, अगर आपको नहीं पता कि वो व्हाइट कोटेड है, येलो कोटेड है, कैसी कोटेड है, तो टंग इज कोटेड। थ्रोट की बात करेंगे तो थ्रोट, गले में ज़्यादातर सोरनेस देखने को मिलती है, रेडिएटिंग पेन हो सकता है, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी हो सकती है, टॉन्सिल्स, रेड एंड लार्ज देखने को मिल सकते हैं। स्टमक की बात करेंगे तो भारीपन, ठीक है, कुछ भी अगर पेट में होता है तो ज़्यादातर पेशेंट को भारीपन देखने को मिलता है। एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, डिस्पेप्सिया, अपच जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रीगर्गिटेशन, इरेक्टेशन, बर्निंग, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉलिकी पेन देखने को मिलता है। अब देखिए ये सारे सिम्टम बेसिक हैं जो आप अपने मर्जी से भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जिससे आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। डायरिया की बात करते हैं, कॉजेशन। अब डायरिया कैसे कैसे हो सकता है, स्पाइसी फूड से हो सकता है, ऑयली फूड से हो सकता है, ठीक है, आपने कुछ खराब खा लिया, डर गए, ठीक है, कुछ गलत न्यूज़ सुन लिया आपने। अब जब भी डायरिया होगा तो पेट में कैसा होगा, भारीपन रहेगा, विंडी सेंसेशन, हवा गूंजेगी, बस्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हेडिंग्स हैं ये अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है, एग्जामिनर जो होता है वो खुश हो जाता है ऐसी हेडिंग देख के। अगर नहीं आपको हेडिंग में डिवाइड कर पाते हैं तो कुछ नहीं करना, सिंपल पॉइंट बना के लिख देना। बिफोर स्टूल, स्टूल अब डायरिया लगता है तो खुद इमेजिन कर लो कि जब हमें डायरिया लगता है उससे पहले रंबलिंग होती है, गर्गलिंग होती है, भारीपन रहता है, डल पेन रहता है। ड्यूरिंग स्टूल क्या रहता है, पेन इन एनस, बर्निंग, इचिंग, है ना, फ्लैटस मोर लेस स्टूल, पेन इन रेक्टम, सोरनेस। और आफ्टर स्टूल डायरिया के बाद क्या होता है, देखा आपने कितनी थकान हो जाती है, प्रोस्ट्रेशन, फटीग, एग्जॉशन, ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक। करेक्टर ऑफ स्टूल, अब डायरिया हुआ है, सीधी सी बात है, वाटरी रहेगा, बहुत सारा रहेगा, बदबूदार रहेगा और उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स निकलते हैं। कलर येलोइश ग्रीनिश लिख दो। एग्रावेशन, और ज़्यादा खाएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एम्लोरेशन, रेस्ट करो, हल्की डाइट लो, कंकमिटेंट में गाइडिंग सिम्टम लिख दो 3-4। चलो कॉन्स्टिपेशन में बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन कब कब हो सकता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो गई है, आप पानी कम पीते हो, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हो और आपका जीवनचर्या जो है वो बहुत बेकार है, आप पड़े रहते हो, ठीक।
तो जब स्टूल पास नहीं होगा प्रॉपर तो भारीपन महसूस होगा और एनस में फुलनेस लगेगी। ठीक, ये आप किसी भी मेडिसिन के कॉन्स्टिपेशन में लिख सकते हो, आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सी मेडिसिन का पूछा गया है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करेंगे तो रेक्टम में दर्द देखने को मिलेगा और फ्लैचुलेंस देखने को मिलेगा, वो भी ऑफेंसिव रहेगी। ठीक, जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उनमें ऑफेंसिव फ्लैचुलेंस देखने को मिलता है। करेक्टर, और जब स्टूल आएगा तो कैसा आएगा, क्योंकि इतने दिनों से आया नहीं था तो ड्राई रहेगा, हार्ड रहेगा, नोटी रहेगा, बदबूदार रहेगा, आधा आएगा आधा चले जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा, डार्क कलर का रहेगा। मॉडलिटीज की बात करेंगे, एग्रावेशन, पानी कम पी रहे हो तो सीधी सी बात है कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। एम्लोरेशन में आराम कैसे मिलेगा, फाइबरस डाइट लो, ठीक है, हल्की डाइट लो और कंकमिटेंट में गाइडिंग सिम्टम लिख दो। ठीक, तो इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। चलिए रेस्पिरेटरी की तरफ आते हैं। रेस्पिरेटरी की अगर बात करें, आई नो ये आप लोगों को बोर लग रहा होगा, लेकिन बस मेरा काम है एक बार इसको पूरे को बताना। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पोजीशन की बात करेंगे तो एक्सपोजर टू कोल्ड विंड, ठंडी हवा लग गई, वेदर चेंज हो गया, आपने आइसक्रीम खा ली थी, ठीक है, मिट्टी के या फिर धूल के कांटेक्ट में आ गए, आप स्मोक के कांटेक्ट में आ गए, कैसा लग रहा है गले में, रॉनेस, सोरनेस, वीजिंग सेंसेशन, है ना, आवाजें आ रही हैं, रेटलिंग इन चेस्ट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। करेक्टर ऑफ कफ, है ना, कफ कैसा रहेगा, ड्राई, स्पास्मोडिक, वायलेंट हॉकिंग, नॉइजी एक्सपेक्टोरेशन। ठीक, ये आप लिख सकते हैं, जितना आपको याद आ जाए इनमें से एक बार सारा का सारा पढ़ के जाएं। स्पुटा का कैसा रह सकता है, स्पुटा कैसा भी कलर का रह सकता है, व्हाइटिश हो सकता है, येलोइश हो सकता है, ग्रेइश हो सकता है, थिक, विस्किड, स्टिकी इन नेचर। एग्रावेशन, आइसक्रीम मत खाना भैया, आइसक्रीम से दिक्कत बढ़ जाएगी, ठंडा पानी मत पीना, आराम करो और गरम पानी पियो। कंकमिटेंट की बात करेंगे तो 3-4 गार्डिंग सिम्टम लिख दो। ड्रॉपसी की बात करेंगे, ड्रॉपसी एपिस मेलिफिका में पूछी जाती है, कुछ नहीं है। कॉजेशन लिखो, कैसे होगा, ड्रॉपसी में क्या हो जाता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, अनेमिया के कंडीशन में हो सकती है, हाइपरटेंशन, ट्रॉमा के कंडीशन में। गार्डिंग सिम्टम लिख दो 3-4, मॉडलिटीज लिख दो, कंकमिटेंट लिख दो। वहीं अगर फीमेल पूछी जाती है तो अगर देखिए, अगर आपको किसी का भी पर्टिकुलर पूछा जाता है और आपको अगर उसके कॉमन नेम, फैमिली प्रूवर याद है तो सबसे पहले ऊपर लिख देना, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, और स्टोरीज में वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी तो आप लिख दोगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो आप फीमेल पूछा जाए चाहे कुछ भी कोई भी पर्टिकुलर पूछा जाए, उसका कॉमन नेम, प्रूवर, कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही लिख देना। मेंसिस की बात करेंगे तो टू अर्ली, टू लेट, यही ऑप्शन होते हैं अपने पास, या तो टू अर्ली होगा या तो टू लेट होगा। क्वांटिटी की बात करें या तो स्कैंटी होगा या तो प्रोफ्यूज होगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद है तो इनमें से कोई तो कमाल लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, करेक्टर ऑफ फ्लो कैसा रहेगा, ब्लैकिश रहेगा, ये हमने देख लिए हैं, ब्लैकिश रहेगा, ब्राइट रेड, ऑफेंसिव, एक्रिड भी रह सकता है, अगली लुकिंग विद इचिंग। कंकमिटेंट, साथ में फीमेल्स को कमर का दर्द देखने को मिलता है, सिर का दर्द देखने को मिलता है, कमजोरी देखने को मिलती है, किसी किसी को चक्कर भी आते हैं और उल्टी जैसा भी देखने को मिल जाता है काफी सारी फीमेल्स को। तो आपको वही चीज यहाँ पर लिखनी है। ल्यूकोरिया की बात करेंगे तो कॉजेशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, अनहाइजीनिक कंडीशन, सपरेट सेक्सुअल डिजायर, गेटिंग वेट। सिम्टम्स की बात करेंगे तो इचिंग रह सकती है वल्वा में, थिक वाइट मिल्की, जो ल्यूकेरिया है जनरली वाइटिश कलर का रहता है, ऑफेंसिव भी हो सकता है, ऑफेंसिव रहता ही है। निम्फोमेनिया देखने को मिलता है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, ग्रीनिश और येलोइश विद इचिंग देखने को मिलता है। ठीक है, मॉडलिटीज की बात करेंगे तो गर्म चीजें खाने से ल्यूकोरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो गर्म तासीर की चीजें फीमेल्स खाना अवॉइड करती हैं जो जिनको ल्यूकोरिया होता है। और एम्लोरेशन, आराम करो और हाइजीन मेंटेन करो। ठीक है, जो अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं उन्हें प्रॉपर वॉश करें, गर्म पानी में धोएं, तो उससे वो चीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इंजरी की बात करें, अगर पूछा जाता है आपसे इंजरी, तो आप क्या लिखोगे, कोई भी चोट लगी है तो ज़्यादातर कारण क्या होता है, एक्सीडेंट, हाइट से गिर गए, इंसेक्ट ने काट लिया, मैकेनिकल ब्लो, चोट लग गई कहीं से, इंस्ट्रूमेंट से चोट लग गई, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था आपका, उसकी चोट बनी हुई है। सेंसेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर सोर, लेम, फ्रूइस्ट भी लेंगे, हल्का हल्का दर्द रहता है। ठीक है, ब्रूइस्ड पेन, ब्रूइस्ड पेन देखने को मिलेगा, सेंसिटिव टू टच, ऑब्वियसली अगर चोट लगी है तो आप नहीं चाहोगे कि कोई भी उस हिस्से को टच करे। ठीक है, सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, ब्लीडिंग, क्योंकि चोट लगी है तो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, प्रोफ्यूज ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी क्योंकि ताज़ा चोट है, रेडनेस दिखाई देगा, रेडनेस विद इकाइमोसिस, ठीक है, नीला पड़ जाएगा,
कलर ऑफ द स्किन रेडिश एंड ब्लूइश विद सोरनेस। एग्रावेशन की बात करेंगे तो मूवमेंट से चोट लगी है, आराम करो बेटा, ठीक है। कंकमिटेंट गाइडिंग सिम्टम लिख दो 3 से 4, आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। एक है बेबी और फीवर हमारा। बेबी का कुछ नहीं करना, बेबी में आपने उसका प्रूवर कॉमन नेम और लिख देना। उसके बाद में उसके फिजिकल मेकअप, टेम्परामेंट, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, डायथीसिस, मियाद में लिखोगे। 3-4 गाइडिंग सिम्टम लिख दो जो आपको मिल जाएंगे और मॉडलिटीज लिख दो। बेबी लिखना सबसे ईजी है, ठीक है, क्योंकि गाइडिंग सिम्टम में भी बेबी के ही सिम्टम भरे हुए होंगे, तो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है कि अलग से आपको कोई बेबी याद करना पड़े, ठीक। फीवर की बात करते हैं। फीवर कॉजेशन लिखोगे। ज्यादातर जो बुखार आते हैं वो किस चीज से आते हैं? ठंडी हवा के कांटेक्ट में आ गए आप, या फिर धूप के कांटेक्ट में आ गए, डर गए, ठीक है। एप्रीहेंशन, पहले से ही आपने कुछ डर लग गया आपको कुछ होने का, ठीक। टेम्परेचर लिखोगे उसमें आप, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुखार आया तो सीधी सी बात है 100 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। पल्स भी बढ़ी हुई रहेगी। टंग, क्योंकि पेट भी साथ में खराब होना देखने को मिल जाता है, तो टंग आप कोटेड लिख सकते हो सब में। टेस्ट जो होता है वो बदल जाता है, टेस्ट परवर्टेड लिख सकते हो। ब्रीथ की बात करें तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लिख सकते हो, वरना रहने देना। स्टेजेस की बात करेंगे तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं बुखार के अंदर? चिल स्टेज, ठीक है, हॉट स्टेज और स्वेट स्टेज। चिल स्टेज की मतलब आपको ठंड लगना शुरू होती है, आप कांपना शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले ऐसा ही तो होता है, शिवरिंग देखने को मिलती है। फिर आप क्या करते हैं, ओढ़ लेते हैं, और उस समय प्यास लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। एपिस में थर्स्टी देखने को मिलता है, ठीक है। शिवरिंग में मैक्सिमम में नो थर्स्ट होती है, थर्स्ट होती नहीं है, ठीक। फिर आ जाती है हमारी क्या, हॉट स्टेज। आपकी बॉडी पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है, ठीक है। जब वो गर्म हो चुकी है तो आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? सिंपल सी चीज है ये तो, वार्म बॉडी देखने को मिलेगी, बॉडी में दर्द देखने को मिलता है, सिर का दर्द हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्यास भी लगेगी क्योंकि आपकी बॉडी गर्म है, और आप सारे कपड़े जो आपने ओढ़ के रखे थे वो हटा दोगे। नो कवरिंग चाहिए आपको, कवरिंग चाहिए नहीं। चिली जो सबसे पहले ठंड लग रही थी तो उसमें आपको चाहिए। स्वेट स्टेज की बात करेंगे तो जब पसीना आ जाता है तो क्या थकान महसूस होगी, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लगेगी और बॉडी जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। इसके बाद में आप इसमें गाइडिंग सिम्टम लिख दोगे कुछ, और उसके बाद में माइंड लिख दोगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसमें लिख देना इरिटेबिलिटी, टेंशन, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम फीवर वगैरह में देखने को मिल जाता है कई मेडिसिन के। लॉस ऑफ स्लीप, डिलीरियम, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, और 3-4 कंकमिटेंट लिख दो, आपका फीवर फिनिश हो जाएगा। और लास्ट है हमारा स्किन। स्किन में क्या क्या लिख सकते हैं? कॉजेशन की बात करेंगे तो सप्रेस्ड स्किन इरप्शंस, मैक्सिमम ये देखा गया है। एलोपैथिक दवाइयाँ यूज कर करके पेशेंट आते हैं, उनको सप्रेस कर करके आते हैं। वैक्सीनेशन, ठीक है। विंटर सीजन, सिम्टम खुजली होगी स्किन की, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में खुजली देखने को मिलती है, तो आप इचिंग को आंख बंद करके लिख सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, अगर आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, देयर इज इचिंग इन द इरप्शन विच इज फाउंड ऑन द स्किन। एक ही वर्ड लिखना था इचिंग, लेकिन मैंने उसको एक पूरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया। आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है, मैटर अगर बढ़ाना है तो, ठीक है। लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। बर्निंग सेंसेशन, इरप्शन एंड रैशेस, ओवर सेंसिटिव टू टच, डिस्चार्जेस थिक थिनी देखने को मिलेंगे। प्लूराइटिस, कलर की बात करें तो वहाँ का कलर भी चेंज हो जाता है, रेडिश कलर देखने को मिलेगा, पिंकिश कलर देखने को मिलेगा, और उसमें खुजली देखने को मिलेगी। स्कैब्स एंड स्केल्स प्रेजेंट, ठीक है, पपड़ी वगैरह देखने को मिलेंगी, और बॉयल्स वगैरह भी देखने को, एक्ने, पिंपल, रेसिस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम में ऐसा होता है कि हीट में, वार्म में, ठीक है, और गर्म कपड़े वगैरह पहनने से या कपड़े पहनने से पेशेंट को खुजली बढ़ जाती है, उसको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। और वहीं आराम कैसे मिलता है? वॉशिंग से, नहाने धोने से, ठीक है, और कोल्ड एप्लीकेशन का अप्लाई करने से, ठीक। तो ये थे कुछ पर्टिकुलर्स जो हमने देखे इसमें, और इनको आप पीडीएफ को निकलवा लें प्रिंट आउट, और इसको एक बार गो थ्रू करें, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले ये आपको हेल्प करेगी किसी भी पर्टिकुलर को, किसी भी डीपी को एक्सटेंड करके लिखने में। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, उनको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए तो ख़त्म करते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो रहा है। इसके बाद जो ड्रग पिक्चर्स स्टार्ट होंगी आप उनको एक एक करके याद करते जाएं, और एग्ज़ाम में जाके लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले ही प्रैक्टिस कर लें एक्चुअली, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। गुड नाइट एवरीवन।